कहानी जागृति के आगमन से बदली हुई दुनिया में शुरू होती है। एक उजाड़ जमे हुए परिदृश्य में शक्तिशाली व्यक्ति एकत्र हुए। उनका ध्यान डेथ डेन था, जो एक शीर्ष स्तरीय एस रैंक कालकोठरी थी, जो एक प्राचीन इकाई का घर था। ये कालकोठरी, जो प्लैनेट एज्योर पर पहली बार दिखाई देने वाली थी, दशकों तक अजेय रही। इसका प्रवेश द्वार अनगिनत आकाओं के कंकालों से अटा पड़ा था, जो कभी वापस नहीं लौटे। हालांकि आज का दिन अलग था। सू मिंग नाम के एक योद्धा ने अकेले डेथ डेन को चुनौती दी थी। एक भयंकर युद्ध के बाद वह कालकोठरी के देवता टीयर मॉन्स्टर को मारकर विजयी हुआ, लेकिन बाहर निकलने पर थके हुए उन्हें प्रशंसा के साथ नहीं मिला। इसके बजाय उन पर उन लोगों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया जो कभी उनके सहयोगी थे। उन्होंने उसे घेर लिया। उनके इरादे शत्रुतापूर्ण थे। एक ने मजाक उड़ाते हुए सुमिंग से कहा कि वह विरोध करना बंद कर दे और उस दिव्य कलाकृति को सौंप दे जिसे उसने अभी अभी हासिल किया था। एक अन्य ने अपने भाग्य को सील कर दिया, व्यंग्यात्मक रूप से उसे मानवता का नायक कहा और आत्मसमर्पण करने पर शीघ्र मृत्यु का वादा किया। इसलिए सुमिंग, उसका शरीर ऊर्जा से चटक रहा था, उनकी योजना को समझ गया। उसने महसूस किया कि वे शक्तिशाली कलाकृतियों को चुराने के लिए, कालकोठरी को साफ करने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या शुरू से ही उनकी यही योजना थी। गद्दारों में से झांग तांग नाम का एक गोरा बालों वाला आदमी आगे बढ़ा, अपनी तलवार खींची जो नीली बिजली से स्पंदित हो रही थी। उसने आधिकारिक तौर पर अपने पूर्व दोस्त का सामना किया, दिव्य कलाकृतियों की मांग की और इसके बदले में सू मिंग के जीवन को बख्शने की पेशकश करके उनकी पिछली दोस्ती की अपील की। इसलिए मुस्कुराते हुए झांग तांग ने दावा किया कि वह सू मिंग के पास जो थोड़ी सी शक्ति बची थी उसे नष्ट कर देगा। अपनी धधकती लाल तलवार पकड़े हुए सू मिंग ने अपने अंधेपन पर शोक व्यक्त किया। उसने इन लोगों के साथ तब से भाइयों की तरह व्यवहार किया था जब वे छोटे थे, वर्षों तक उनके साथ लड़ते रहे, कभी भी उनके जहरीले स्वभाव पर संदेह नहीं किया। विश्वासघात की कड़वाहट से भरकर उसने नीचे नहीं जाने का फैसला किया। चुपचाप उसने अपना हथियार उठाया, दिव्य कलाकृतियों से लाल और बैंगनी ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट किया, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। निडर होकर खड़े होकर सू मिंग ने अपने पूर्व साथियों को चुनौती देते हुए उनसे कहा कि अगर वे रिंग ऑफ दाओ अवज्ञा चाहते हैं तो उन्हें इसे लेने की कोशिश करनी होगी। लेकिन उन्हें संदेह था कि उनमें से कोई भी काफी मजबूत था। अपार ऊर्जा ने उनके पूर्व सहयोगियों को स्तब्ध कर दिया। झांग तांग के लोगों में से एक अधीर हो गया। उसने समूह से सू मिंग को जल्दी से मारने का आग्रह किया। झोंग मांग ने लापरवाही के खिलाफ चेतावनी देते हुए संयम की सलाह दी, जबकि मिंग कलाकृतियों का उपयोग कर रहा था। जैसे ही गतिरोध जारी रहा, एक नई आकृति आसमान से उतरी, सू मिंग का नाम पुकारते हुए। उसने आश्चर्य से ऊपर देखा, क्योंकि जियो आदमी नाम की एक गुलाबी बालों वाली महिला उसकी ओर उड़ गई। उसने उसे कसकर गले लगा लिया, यह समझाते हुए कि उसने सुना था कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा था और वह चिंतित होने के कारण आई थी। जू मिंग ने उसे आश्वस्त किया, उसे बताया कि सब कुछ ठीक है और उनके दुश्मन उसका कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं। फिर भी वह सोच रहा था कि उसके दुश्मन उसे इतनी सटीक रूप से कैसे ट्रैक करने में कामयाब रहे। जैसे ही उसने इस पर विचार किया, झांग तांग जानबूझकर मुस्कुराया। उस पल में सू मिंग को अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ। जियाओमन ने उसे चाकू मार दिया था, फुसफुसाते हुए कि वह वही थी जिसने उसके ठिकाने का खुलासा किया था। चौंक कर सू मिंग ने उसे देखा, क्योंकि उसके हाथ पर एक लाल जादू का घेरा चमक रहा था जहां उसने खंजर रखा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह सभी लोगों में से ऐसा क्यों करेगी। युद्ध के मैदान में झांग तांग ने विजय में चिल्लाते हुए घोषणा की कि अंतिम उत्प्रेरक मौजूद है। इसके बाद उन्होंने कारावास गठन को सक्रिय करने की आज्ञा दी। तुरंत सू मिंग के ऊपर आकाश में एक विशाल लाल सिगिल प्रकट हुआ, जिसने उसे घाव से फंस लिया। चमकती लाल जंजीरें फूट पड़ीं, जो उसके शरीर के चारों ओर लपेट गईं और उसकी ऊर्जा को दबा दी। उसने अभिशाप के निशान को रेन जियाओमन से संबंधित माना और महसूस किया कि वह लंबे समय से उसके विश्वासघात की साजिश रच रही होगी। झांग तांग ऊपर चला गया और जियाओमन के पास खड़ा हो गया, उसके चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया। उन्होंने मजाक में समझाया कि कारावास का गठन विशेष रूप से उनके लिए तैयार किया गया था और यह उन्हें अपनी शक्ति को प्रसारित करने से रोकेगा। जियाओमन ने क्रूरता से कहा कि वह केवल झांग तांग के साथ थी। उसने ठंडे स्वर में सू मिंग को सूचित किया कि उसका एकमात्र उद्देश्य एक उपकरण बनना था। उनकी दुर्लभ 9 स्टार प्रतिभा के कारण उन्हें उनके लिए दिव्य कलाकृतियों को प्राप्त करने की आवश्यकता थी। टूटे और विश्वासघात के लिए सू मिंग अपने घुटनों पर गिर गया, क्रोध और पीड़ा में चिल्लाया। सू मिंग के बंधे और शक्तिहीन होने के साथ झांग तांग ने अपने आदमियों को उसे मारने और कलाकृतियों को जब्त करने का आदेश दिया। वे आगे बढ़े, हथियार चमक रहे थे, हमला करने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचने वाले थे, जमीन फट गई। एक विशाल कंकाल हाथ फूट पड़ा। उसके बाद कंकाल योद्धाओं की एक लहर आई जिसने हमलावरों को रोक दिया, सू मिंग को बचा लिया। सू मिंग ने सदमे में देखा, सोच रहा था कि उसकी सहायता के लिए कौन आया था। बचाव करता हल्के बैंगनी बालों वाली एक महिला और एक हुड वाला लबादा था। सू मिंग ने उसे जियाओ, एक नेक्रोमैंसर के रूप में पहचाना। वह सू मिंग और उसके दुश्मनों के बीच उतरी।
एक शक्तिशाली कर्मचारी पकड़े हुए उसने उससे हार न मानने का आग्रह किया। खलनायकों को कलाकृतियों को प्राप्त करने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्प। जांग टोंग ने उसके आगमन पर उपहास किया, उसे खारिज कर दिया कि कोई अन्य व्यक्ति मरने के लिए आया है। उन्होंने दावा किया कि उनके पक्ष में दर्जनों स्वामी होने के कारण अब महान सम्राट भी सुमिंग को नहीं बचा सकते। उनके लोग जी याओ के मरे हुए संबंध से भिड़ गए। झांग तांग क्रोधित हो गया, सीधे जी याओ पर हमला किया, ये घोषणा करते हुए कि जो कोई भी उसके रास्ते में खड़ा होगा वह मर जाएगा। जैसे ही जी याओ ने लड़ाई लड़ी, झांग तांग के एक आदमी ने उसे अपने फ्लैंक को देखने की चेतावनी दी, लेकिन यह एक दिखावा था। चेतावनी एक व्याकुलता थी, और जैसे ही झांग तांग अंदर बंद हुआ, वह सदमे में बदल गई। उसने अपने बिजली के फूल वाले हथियार को उस पर घुमाया, अपने सहपाठी से कहा कि वह उसके खिलाफ अपनी हरकतों को न रखे। सुमिंग, जो अभी भी खंसी हुई थी, केवल डरावनी दृष्टि से देख सकती थी और उसका नाम चिल्ला सकती थी। जैसे ही जी याओ से जुड़ा हमला अक्षम हो गया, झोंग टोंग ने अपना मौका देखा। उसने सुमिंग को बताया कि किसी और के लिए उसकी चिंता गलत थी और अब मरने की उसकी बारी थी। फिर उसने अपने चमकते नीले ब्लेड को सुमिंग की छाती में गहराई से डुबो दिया। झुकते हुए झोंगटांग ने एक अंतिम क्रूर विकल्प की पेशकश की। कलाकृतियों को सौंप दें और वह अपने दयनीय जीवन को बख्श सकता है, लेकिन सुमिंग के पास अवज्ञा का एक आखिरी कार्य था। जादुई जंजीरों को पकड़कर उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने अपने विश्वासघातों को शुद्ध घृणा के साथ देखा। उन्होंने उन्हें पूर्ण राक्षस कहा। जैसे ही उसके भीतर एक भयानक लाल और काली ऊर्जा का निर्माण होने लगा। एक अंतिम हताश दांव में सुमिंग ने एक आत्म विनाशकारी क्षमता को उजागर किया। गॉड टियर तकनीक। विनाश फट गया। उसके शरीर से एक प्रलयकारी विस्फोट हुआ, जिससे झांग तांग और रेन जियाओमन को घबराहट में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद युद्ध का मैदान शांत था। सुमिंग, घातक रूप से घायल, जियाओ का नाम फुसफुसाते हुए बाहर पहुंची। वह उसकी तरफ रेंग गया, उसके घायल शरीर को पकड़ते हुए, अफसोस से भरा हुआ, पूछा कि वह उसके लिए क्यों आई थी जब उसने उसे कई बार विफल कर दिया था। जियाओ, एक बेहोशी शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ, उसके चेहरे को छूने के लिए ऊपर पहुंचे, उससे कहा कि अगर यह उनका अंत था तो उन्हें एक साथ मरना चाहिए। से जैसे उसका जीवन समाप्त होता गया, जू मिंग को ताकत का अंतिम उछाल मिला। उसकी तलवार साकार हुई और उसके सामने जमीन में गिर गई, उसके दुश्मनों के खिलाफ एक घोषणा। जियाओ के शरीर को पास रखते हुए देवता का वध करने वाले जू मिंग ने एक गंभीर शपथ ली। उसने घोषणा की कि अगर उसका पुनर्जन्म होता है तो वह रेन जियाओमन और जियांग तांग का शिकार करेगा और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसके विश्वासघाती दूर से देखते रहे, भ्रमित होकर। फिर झांग तांग के चेहरे पर चौंकाने वाले एहसास का भाव आया। वह सुमिंग की हताश योजना को समझ गया। वह दिव्य कलाकृति को अपने साथ अपनी मृत्यु के घाट ले जाने वाला था, उसे मौत की मांद के रसातल में खींच रहा था, ताकि वे इसे कभी न पा सकें। अपनी अंतिम प्रतिज्ञा के साथ सुमिंग ने उनसे कहा कि यदि वे दिव्य कलाकृति चाहते हैं तो उन्हें आना होगा और इसे प्राप्त करना होगा। फिर वह जी याओ को पकड़कर चट्टान से कूद गया और नीचे की अराजक ऊर्जा में गिर गया। उसके हाथ में दाओ अवज्ञा की अंगूठी एक शानदार, चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी के साथ चमक रही थी। दुनिया सफेदी में घुल गई। सुमिंग का हाथ लंगड़ा हो गया, जैसे कि जीवन ने आखिरकार उसे छोड़ दिया हो। लेकिन फिर उसकी चेतना लौट आई। उसने खुद को रसातल में नहीं, बल्कि एक साफ नीले आकाश और एक परिचित स्कूल की इमारत को देखा। हतप्रभ, उसका भ्रम गहरा हो गया, क्योंकि उसने एक माइक्रोफोन पर एक आवाज सुनी। एक उद्घोषक जुआनजिंग फर्स्ट अकादमी में 127वें जागृति समारोह के परिणाम घोषित कर रहा था। वांग कियांग नाम का एक छात्र सफलतापूर्वक जाग गया था, लेकिन उनकी नई कक्षा जादूगर थी, जो एक गैर लड़ाकू जीवन शैली वर्ग थी। सुमिंग, जो अब एक युवा छात्र है, किशोरों की भीड़ के बीच खड़ा था। उन्होंने दूसरों को यह टिप्पणी करते हुए सुना कि इस साल स्कूल की किस्मत खराब लग रही थी। जागरण समारोह के शब्दों ने उसे मारा। एक परिचित भावना ने उसे धोया, क्योंकि उसे पूरी तरह से सदमे के साथ एहसास हुआ कि उसने समय में वापस यात्रा की थी। वह फिर से 18 साल का था, अपने स्वयं के जागरण समारोह के दिन। जैसे ही सुमिंग छात्रों के बीच खड़ा था, इस दिन की उनकी यादें पूरी स्पष्टता के साथ लौट आईं। उसने वांग कियांग को पहचान लिया, जिसे उसे फैटी कहा जाना याद था। उन्होंने याद किया कि वांग कियांग भी अपने पिछले जीवन में एक जादूगर बन गए थे, ये पुष्टि करते हुए कि यह कोई सपना नहीं था। अपनी याददाश्त को और अधिक परखने के लिए उन्होंने अगली पंक्ति में आने वाले छात्रों के बारे में सोचा। उसे याद आया कि ली सोंगयांग 2 सितारा योद्धा बन जाएगा, चेन यू की जागृति विफल हो जाएगी और सोंग ली एक युद्ध जादूगर बन जाएगा। घटनाएं ठीक वैसी ही सामने आईं जैसी उसे याद थी। ली सोंग यांग ने एक योद्धा के रूप में अपनी सफल जागृति का जश्न मनाया। उनके बाद चुन यू आए, जो उनकी जागृति विफल होने के बाद निराशा में रोए, और फिर सोंग ली, जो एक युद्ध जादूगर बन गए। हर घटना उसकी स्मृति से मेल खाने के साथ जूमिंग के पास कोई भी संदेह मिटा दिया गया था। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि उसने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था कि वह वास्तव में पुनर्जन्म ले चुका था। उसकी अभिव्यक्ति जल्दी से तीव्र रोष में बदल गई, क्योंकि झांगतांग और रेन जियाओमन द्वारा उसके विश्वासघात की दर्दनाक स्मृति उसके दिमाग में कौंध गई।
उन्होंने महसूस किया कि यह दूसरा मौका स्वर्ग से एक उपहार होना चाहिए, जिससे उन्हें अपने अतीत को फिर से लिखने और अपने पछतावे का बदला लेने की शक्ति मिलती है। भीड़ से हाँफने से उसके विचार बाधित हो गए। मंच पर जंग तांग का एक छोटा संस्करण जाग रहा था, जो एक अविश्वसनीय बैंगनी आभा से घिरा हुआ था। उद्घोषक ने उत्साह से घोषणा की कि जंग तांग ने एक दुर्लभ छिपे हुए लड़ाकू वर्ग के दानव कठपुतली योद्धा को एक शक्तिशाली 8 सितारा जन्मजात विशेषता के साथ जगाया था। छात्र उत्साह से गूंज उठे, ये टिप्पणी करते हुए कि प्रतिष्ठित झांग परिवार के युवा मास्टर से इतनी शक्तिशाली जागृति की उम्मीद थी। यह सुनकर सुमिंग केवल अपने भविष्य के दुश्मन को ठंडी, जलती हुई नफरत से देख सकता था। जैसे ही उद्घोषक ने स्कूल की नई प्रतिभा का जश्न मनाया, सुमिंग को अपने कंधे पर एक टैप महसूस हुआ। वह मुड़ा और स्कूल की वर्दी में एक युवा स्वस्थ जी याओ को देखकर चौंक गया। उसने उसे बताया कि वह उसे ढूंढ रही थी। उसकी स्तब्ध अभिव्यक्ति को देखकर उसने पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है। अभिभूत, उसने जल्दी से खुद को संभाला और कहा कि वह उसे पहले से बधाई देना चाहता है। इससे जियाओ भ्रमित हो गया, जिसने पूछा कि वह उसे किस लिए बधाई दे रहा है। उसकी बाहों में मरते हुए उसकी छवि उसकी आंखों के सामने चमक उठी। उसके चेहरे पर एक वास्तविक कोमल मुस्कान बन गई। उसने उससे कहा कि यह कुछ भी नहीं है और वह जल्द ही समझ जाएगी। ईमानदारी से राहत से भरकर उन्होंने कहा कि उसे फिर से देखना बहुत अच्छा था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उद्घोषक ने अगले छात्र जियाओ को बुलाया। चौंककर उसने मंच पर अपना रास्ता बना लिया। उसने अपना हाथ आकाशीय स्टील पर रखा, जो नीली ऊर्जा से चटक रही एक बड़ी प्राचीन कलाकृति थी। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे छुआ, पत्थर से शक्ति का एक बड़ा उछाल फूट पड़ा, जिसने उसे घेर लिया। उद्घोषक की आवाज सदमे से भरकर घोषणा की कि जियाओ जाग गया था। एक शक्तिशाली 7 सितारा विशेषता के साथ एक छिपा हुआ लड़ाकू वर्ग नेक्रोमैंसर था। अन्य छात्र अविश्वास से गूंज रहे थे। सुमिंग ने एक शांत, जानने वाली मुस्कान के साथ देखा, यह सोचकर कि सब कुछ ठीक वैसा ही चल रहा था जैसा उसने भविष्यवाणी की थी। और अब उसकी बारी थी। उद्घोषक ने सुमिंग को बुलाया क्योंकि वह मंच की ओर चला गया। जियो ने उसे शुभकामनाएं दी। अन्य छात्र इतने आशावादी नहीं थे, फुसफुसा रहे थे कि तीसरी छिपी हुई कक्षा का आना असंभव है, खासकर सुमिंग जैसे अनाथ के लिए। फिर संदर्भ प्रदान करने के लिए दृश्य बदल जाता है। यह ड्रैगन राष्ट्र के भीतर ग्रह एज्योर है, एक ऐसी दुनिया जो शक्तिशाली जागृत द्वारा शासित है। दशकों पहले जागृति का आगमन हुआ था। तब से प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष का होने पर जागृत में से एक बनने के लिए एक समारोह में भाग लेता है। इन व्यक्तियों ने दुनिया को मौलिक रूप से बदल दिया है, वास्तविकता को मोड़ने और अपार धन हासिल करने की शक्ति रखते हैं। हालांकि यह शक्ति एक कीमत पर आती है। जागृत को लगातार अंतहीन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, शातिर जानवरों का सामना करना पड़ता है और भयानक राक्षस से भरी कालकोठरी की खोज करनी पड़ती है। जैसे ही वह आकाशीय स्टील की ओर चला गया, सुमिंग ने अपने पिछले जीवन पर विचार किया। उन्हें याद आया कि एक अनाथ के रूप में उन्होंने वजीफे और छात्रवृत्ति पर भरोसा किया था। अपने पहले जागृति समारोह के दिन उन्हें स्वर्ग का आशीर्वाद मिला था। एक शानदार घटना नीचे आ गई थी और उसने एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ 9 सितारा जन्मजात विशेषता को जगाया, साथ ही एक पौराणिक वर्ग के साथ जिसे गॉड स्लेयर के नाम से जाना जाता है। अब अपने दूसरे जीवन में मंच पर वह अपने भाग्य को बदलने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपना हाथ जागृति कलाकृति की ओर बढ़ाया, ये कसम खाई कि आज वह सभी को एक नई रोशनी में देखेंगे। जैसे ही उसने किया, बैंगनी और गुलाबी ऊर्जा का एक बड़ा उछाल फूट पड़ा, जिससे आकाश में एक शानदार घटना पैदा हो गई। उद्घोषक अविश्वास में घूरता रहा, यह सोचकर कि क्या यह अविश्वसनीय उछाल 9 सितारा विशेषता के साथ एक प्रतिभा के जन्म का संकेत दे सकता है, या इससे भी अधिक। जियाओ और अन्य छात्र भी उतने ही स्तब्ध थे। सुमिंग बाहर पहुंच गया, अपने मूल जागृति से रनों की परिचित वृद्धि को महसूस करने के लिए तैयार था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी छाती पर एक चमकता हुआ नीला सिगिल दिखाई दिया और उसमें से वह दिव्य कलाकृति जिसके साथ वह मर गया था, दाव की अंगूठी, अवज्ञा अमल में आई। वह पूरी तरह से चौंक गया, यह महसूस करते हुए कि अंगूठी किसी तरह उसके साथ समय में वापस चली गई थी। इससे पहले कि वह इसे संसाधित कर पाता, एक और अप्रत्याशित घटना घटित हुई। उसके शरीर में एक अजीब सी सनसनी फैल गई और एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी। एक सिस्टम अधिसूचना ने घोषणा की कि परम गॉड स्लेयर क्लास सिस्टम सफलतापूर्वक उसके लिए बाध्यकारी था। इसके बाद इसने घोषणा की कि सिस्टम ने उन्हें एक नया वर्ग सौंपा था और उनका जागरण सफल रहा। लेकिन अपनी पूर्व कक्षा के बजाय उन्हें कुछ बड़ा प्रदान किया गया था, जो एक पौराणिक वर्ग था जिसे तलवार भगवान कहा जाता था। सुमिंग केवल आश्चर्य से घूर सकता था। एक पौराणिक वर्ग के अस्तित्व और उसे अभी प्राप्त नई शक्तिशाली उपाधि पर सवाल उठा रहा था। सुमिंग की जागृति से निकलने वाली अपार लाल ऊर्जा ने सभी को अवाक कर दिया। उद्घोषक चौंक गया, सोच रहा था कि किस तरह का वर्ग ऐसी घटना पैदा कर सकता है। भीड़ में छात्रों ने बहस की कि इसका क्या मतलब हो सकता है। एक को चिंता थी कि अगर ये एक गैर लड़ाकू वर्ग था तो सुमिंग बर्बाद हो जाएगा। झांगतांग ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इतनी शक्तिशाली दृष्टि के साथ ये एक जीवन शैली वर्ग नहीं हो सकता है। फिर भी जब वह देख रहा था,
सू मिंग की ऊर्जा के भारी दबाव से उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था, इतना तीव्र था कि वह हिल नहीं सकता था। सू मिंग ऊर्जा तूफान में शांति से खड़ा था, उसके सामने सुनहरे पैनल से जानकारी को संसाधित कर रहा था। उन्होंने पुष्टि की कि उनका जागृत वर्ग तलवार भगवान था, जो उनके पिछले जीवन के गॉड स्लेयर से अलग था। उन्होंने सिस्टम इंटरफेस को छुआ, जिसने एक पहचान स्कैन पूरा किया, जिससे सू मिंग के रूप में उनकी पहचान की पुष्टि हुई। इसके बाद इसने उनकी नई स्थिति प्रदर्शित की। उनकी कक्षा तलवार भगवान थी और उनके पास यूनिवर्सल असेंशन नामक एक सुनहरी प्रतिभा थी, जो उन्हें किसी भी चीज को ऊपर उठाने या विकसित करने की क्षमता प्रदान करती थी। सू मिंग दंग रह गया। उन्होंने महसूस किया कि एक सुनहरी प्रतिभा उस प्रसिद्ध 9 स्टार वर्ग से अधिक रैंक थी जिसे उन्होंने पहले जगाया था। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई, क्योंकि वह समझ गया था कि उसकी नई शक्ति गॉड स्लेयर वर्ग से कहीं आगे निकल जानी चाहिए। अपनी नई क्षमताओं को देखने के लिए उत्सुक, उन्होंने कौशल इंटरफेस खोला। उसका उत्साह सदमे में बदल गया। कौशल स्क्रीन ने प्रगति और एक संदेश दिखाया, कोई क्षमता जागृत नहीं हुई है। सू मिंग गुस्से में थी। उन्होंने होलोग्राफिक पैनल को पकड़ लिया, आंतरिक रूप से चिल्लाते हुए कि कैसे एक गोल्डन रैंक प्रतिभा संभवतः एक भी कौशल के बिना आ सकती है। जबकि मिंग व्यस्त था, भीड़ बेचैन हो गई, देरी के बारे में भ्रमित हो गई। अंत में उद्घोषक ने पुकारा, ये पूछते हुए कि क्या उसने अपना जागरण समाप्त कर लिया है। सू मिंग ने गुस्से में कौशलहीन इंटरफेस को देखा। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि एक कथित गॉड टियर क्लास को जगाने के बाद उसके पास कोई क्षमता नहीं थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या सिस्टम उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। अचानक पैनल ने एक नया संदेश प्रदर्शित किया, जिसमें कहा गया था कि उसे उनकी प्रतिक्रिया मिल गई है और वह मार्गदर्शन फिर से शुरू करेगा। एक नए संकेत ने उनका ध्यान रिंग ऑफ दाव अवज्ञा की ओर निर्देशित किया, जो उनके सामने मंडरा रहे थे। उलझन में उसने अंगूठी को देखा, क्योंकि यह चमकने लगा। सिस्टम ने तब घोषणा की कि उसने दिव्य कलाकृतियों की सफलतापूर्वक पहचान कर ली है। जैसे ही अंगूठी की पहचान हुई, सिस्टम पैनल चमक उठा और सू मिंग की स्थिति से सुनहरी रोशनी का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ा, जो आकाश में गोली चला रहा था। शक्तिशाली शॉकवेव बाहर की ओर फट गई, जिससे उद्घोषक, जो अकादमी के प्रिंसिपल भी थे, को खुद को तैयार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आकाशीय स्टील के ऊपर एक विशाल चमकता हुआ बहुरंगी तारा अपने केंद्र में संख्या 10 के साथ साकार हुआ। प्रिंसिपल की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अविश्वास में हकलाता रहा। सितारा जन्मजात विशेषता के प्रतीक को पहचानता है। उसकी आवाज माइक्रोफोन के माध्यम से उछल पड़ी, यह घोषणा करते हुए कि सू मिंग ने एक सितारा छिपे हुए स्वॉर्ड मास्टर को जगा दिया है। भीड़ अराजकता में फूट पड़ी। 10 स्टार विशेषता की स्वर्ग की चुनौती देने वाली प्रतिभा के बारे में चिल्लाते हुए, जो देश के शीर्ष स्कोरर के लिए आरक्षित स्तर था। झांगटांग स्तब्ध चुप्पी में देखता रहा, जबकि एक अन्य छात्र ने टिप्पणी की कि उसे लगता है कि जियांगतांग की 8 सितारा जागृति पागल थी। लेकिन सू मिंग ने अभी अधिकतम स्टार विशेषता का खुलासा किया था। प्रिंसिपल बीमिंग ने घोषणा की कि यह अकादमी के लिए एक बैनर वर्ष था। न केवल उनके पास कई छिपे हुए वर्ग थे, बल्कि अब स्टार विशेषता के साथ एक स्वर्ग चुना गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि जबकि स्वॉर्डमास्टर वर्ग 10 स्टार जन्मजात प्रतिभा के साथ शीर्ष स्तर पर नहीं था, सू मिंग की भविष्य की क्षमता असीमित होगी। एक इनाम के रूप में प्रिंसिपल ने घोषणा की कि वह व्यक्तिगत रूप से सू मिंग को खेती में सहायता करने वाली वस्तुओं का एक पूरा सेट उपहार में देगा। हालांकि हर कोई आशावादी नहीं था। निराशा की फुसफुसाहट फैल गई। कुछ छात्रों ने इसे प्रतिभा की बर्बादी कहा, यह समझाते हुए कि तलवार मास्टर एक निचला स्तर का वर्ग था। उन्होंने विस्तार से बताया कि यह सभी ट्रेड क्लास का एक औसत दर्जे का जैक था, जिसे रेंज और करीबी लड़ाई दोनों में प्रशिक्षित करने के लिए मजबूर किया गया था। शारीरिक और जादुई हमलों के बीच ध्यान केंद्रित किया गया था, जिससे यह एक पाठ्यपुस्तक कमजोर वर्ग बन गया। अन्य छात्र उनके दुर्भाग्य पर हंसे। इस तरह के एक लंगड़ा वर्ग के साथ जोड़े गए 10 स्टार प्रतिभा के निराशाजनक परिणाम का मजाक उड़ाते हुए कुछ लोगों ने उसका बचाव करने की कोशिश की, यह सुझाव देते हुए कि पर्याप्त मेहनत के साथ एक स्वॉर्ड मास्टर एक विश्वसनीय क्षति डीलर बन सकता है, और सू मिंग की प्रतिभा के साथ वह निश्चित रूप से इसे पूरा कर सकता है। लेकिन निंदकों ने उन्हें बंद कर दिया, यह तर्क देते हुए कि कक्षा को एक ही परिणाम के लिए दोगुने प्रयास की आवश्यकता होती है, और वह मंच पर एक शुरुआती कालकोठरी को साफ करने के लिए भाग्यशाली होगा। सू मिंग ने उनके बर्खास्तगी वाले शब्दों को सुना। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया, उसकी आंखें छाया में थीं, यह सोचकर कि वे सभी उसकी स्वॉर्ड मास्टर क्लास को बेकार कैसे मानते थे। जैसे ही भीड़ बड़बड़ाती रही, जियाओ सू मिंग के पास दौड़ी एक उज्जवल मुस्कान के साथ। उसने उसे बधाई दी। सू मिंग ने भावना लौटा दी। जियाओ ने तब उसे दूसरे की बकवास को नजरअंदाज करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि सितारा प्रतिभा को जगाना अविश्वसनीय था। उसने स्वीकार किया कि स्वॉर्ड मास्टर वर्ग जल्दी कमजोर हो सकता है, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी प्रतिभा के साथ यह कोई समस्या नहीं होगी। सू मिंग ने उसे एक गर्म मुस्कान दी और उसे धन्यवाद दिया, उसे आश्वस्त किया कि वह उनकी टिप्पणियों को उस तक नहीं पहुंचने दे रहा है। फिर उन्होंने गुप्त रूप से कहा कि उनका कम आंकना बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह चाहता था, जिससे जियाओ भ्रमित हो गए। उनकी बातचीत बाधित हो गई, क्योंकि उद्घोषक ने अगले छात्र को बुलाया।
स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की रेन जियाओमन के आगे बढ़ते ही भीड़ ने जयकार की। झांग तांग उसे प्रोत्साहित करते हुए देखा गया। जियो ने उनकी लोकप्रियता पर टिप्पणी की, लेकिन सुमिंग चुप रही। देखने के बजाय सुमिंग मुड़ा और दूर जाने लगा। जियाओ ने भ्रमित होकर पुकारा, उसे याद दिलाया कि समारोह खत्म नहीं हुआ था। सुमिंग ने पीछे मुड़कर देखे बिना ठंडे स्वर में उत्तर दिया कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही वह चला गया, उसके मन में उसके पिछले जीवन की दर्दनाक यादें भर गईं। उसे याद आया कि कैसे रेन जियाओमन ने उसका इस्तेमाल केवल बिना किसी हिचकिचाहट के उसे धोखा देने और मारने के लिए किया था। उन्होंने मरते समय की गई प्रतिज्ञा को याद किया और इस नए जीवन में बदला लेने के अपने संकल्प को मजबूत किया। बाद में सुमिंग शहर में चला गया, ये देखते हुए कि दुनिया उसकी यादों से अपरिवर्तित लग रही थी। हालांकि वह जानता था कि उसकी नई कक्षा के अलावा कुछ चीजें अलग थीं। उन्होंने अपने सिस्टम की जांच की और टोटल कंसीलमेंट नामक एक कौशल की खोज की। इस पौराणिक कौशल ने उन्हें अपने उपकरण, कक्षा और अन्य कौशल के बारे में जानकारी छिपाने या फिर से लिखने की अनुमति दी। उन्होंने इसे अपने पिछले जीवन से वापस लाए गए 4 कौशलों में से एक के रूप में पहचाना। इस एहसास ने एक और स्मृति को ट्रिगर किया, दाओ अवज्ञा की चमकती अंगूठी। उसने सदमे में अपने हाथों की ओर देखा। अंत में यह समझ गया कि दिव्य कलाकृति वास्तव में समय पर उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही सुमिंग ने रिंग पर विचार किया, सिस्टम पैनल फिर से जल उठा। इसने घोषणा की कि वह दिव्य कलाकृतियों को लोड कर रहा है। जैसे ही अंगूठी एकीकृत हुई, एक नया संदेश दिखाई दिया। सुमिंग को अपने पुराने गॉड स्लेयर वर्ग से कौशल का एक हिस्सा विरासत में मिला था। वह सदमे में देखता था, यह सवाल करते हुए कि उसके पिछले जीवन की कक्षा से कौशल हासिल करना कैसे संभव था, जब उनकी नई कक्षा तलवार भगवान थी। एक विस्तृत स्थिति स्क्रीन ने उनका नाम सुमिंग संतुलित आधार आंकड़ों के साथ स्तर 1 दिखाते हुए मूर्त रूप लिया। उनकी कक्षा की पुष्टि मिथिक वर्ल्ड यूनिक स्वॉर्ड गॉड के रूप में की गई थी और उनकी प्रतिभा यूनिवर्सल असेंशन थी। कौशल अनुभाग में अब 4 गॉड स्लेयर ब्लेड, टोटल कंसिलमेंट, शैडो स्टेप और इंसाइटफुल आई सूचीबद्ध हैं। इस नई जानकारी के साथ सुमिंग ने एक योजना तैयार करना शुरू किया। उसने एक पुरानी कहावत के बारे में सोचा, एक आदमी निर्दोष है, लेकिन एक खजाना ले जाना उसे दूसरों द्वारा उपयोग किए जाने से बचने के लिए एक लक्ष्य बनाता है। और क्योंकि वह अभी तक पर्याप्त मजबूत नहीं था, वह जानता था कि उसे सावधान रहना होगा। जबकि उनकी 10 सितारा प्रतिभा को छिपाना असंभव था, उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपने सच्चे पौराणिक वर्ग, तलवार भगवान के बारे में सभी जानकारी छिपानी होगी। उन्होंने इस दूसरे मौके का फायदा उठाने और अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहराने की कसम खाई। वह पिछले अनुभव से जानता था कि जागृति समारोह के बाद दूसरे दिन बिगिनर डंगोन चैलेंज आएगा। अपने ज्ञान और कौशल के साथ सुमिंग को विश्वास था कि शुरुआती कालकोठरी कोई चुनौती नहीं होगी। उनका लक्ष्य किसी और की तुलना में तेजी से स्तर बढ़ाना और बेहतर गियर प्राप्त करना था। ऐसा करने के लिए उन्होंने शुरू से ही कालकोठरी के सबसे कठिन बॉस को चुनौती देने का फैसला किया। लेकिन सबसे पहले उसे एक अच्छे हथियार की जरूरत थी। इस बीच पलास नाम की एक ऊंची गगनचुंबी इमारत के एक आलीशान कमरे में एक अलग ही दृश्य सामने आया। झांग तांग और रेन जियाओमन एक साथ थे। रेन जियाओमन ने समारोह के ठीक बाद उसे ऐसी जगह पर लाने के लिए जियांग तांग को चिढ़ाया। झांग तांग ने चिढ़कर उसे समारोह का उल्लेख नहीं करने के लिए कहा, यह शिकायत करते हुए कि सू मिंग ने उसकी गड़गड़ाहट चुरा ली है। हालांकि रेन जियाओमन पहले से ही षड्यंत्र रच रहा था। उसने उसे पागल न होने के लिए कहा, यह समझाते हुए कि भले ही सू मिंग सिर्फ एक तलवारबाज था, लेकिन उसकी जागृति विशेषता अविश्वसनीय रूप से उच्च थी। उसने उसे आश्वासन दिया कि सुमिंग के पास बाद में उपयोग करने के लिए बहुत मूल्य होगा। उत्सुक होकर झांगटांग ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। रेन जियाओमन धूर्तता से मुस्कुराया और उसे अपने फोन पर कुछ दिखाया। जैसे ही झांगटेंग ने इसे देखा, उसकी अभिव्यक्ति झुंझलाहट से आश्चर्य में बदल गई। रेन जियाओमन ने अपनी योजना को ठंडे, गणना करने वाले रूप से समझाया। उसे विश्वास था कि अगर वह सुमिंग के लिए थोड़ा चारा लटकाती है तो वह उसे ले लेगा। फिर पहले की तरह वे उसे अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकते थे। अपनी योजना के बाद सुमिंग एक विशाल गगनचुंबी इमारत पर पहुंचे, जिसमें एक हथियार बाजार था। वह 12वीं मंजिल तक एक लिफ्ट ले गया, जहां हथियार एम्पोरियम के एक कर्मचारी ने उनका स्वागत किया। जैसे ही वह चला गया, उसने देखा कि वह जगह नौसिखिया कालकोठरी परीक्षण की तैयारी कर रहे नए जागृत छात्रों से भरी हुई थी। उसने कुछ लोगों को अपने पैसे की कमी पर विलाप करते हुए सुना, ये महसूस करते हुए कि उन्हें एक अच्छे हथियार के लिए कालकोठरी में गुलाम बनाना होगा। सुमिंग का ध्यान एक विशिष्ट प्रदर्शन के आसपास एकत्रित भीड़ की ओर आकर्षित हुआ। वे एक चमकती नीली तलवार की प्रशंसा कर रहे थे, जिसे तानाशाह का फ्रॉस्ट ब्लेड कहा जाता है। एक हीरे की रैंक का हथियार, जिसे एक उच्च स्तरीय ग्रेट स्वॉर्ड क्लास खिलाड़ी द्वारा जाली कहा जाता है। भीड़ इसकी शक्ति पर आश्चर्यचकित थी, जो माना जाता है कि एक राक्षस के खून को फ्रीज कर सकती थी, लेकिन 1 मिलियन आगमन सिक्कों की कीमत से भी भयभीत थी। जैसे ही उन्होंने अपना विस्मय व्यक्त किया, सुमिंग मन ही मन मुस्कुराया। उसे अपने पिछले जन्म से याद आया कि यह हथियार नकली था और इसे बेचने वाले व्यापारियों को अंततः गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके विचारों को एक आवाज ने बाधित कर दिया था।
उसने देखा कि एक अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए महिला के पास छोटे भूरे बाल थे, जिसके पास 2 अंगरक्षक थे। उसने पूछा कि क्या वह सुमिंग है, और उसने बदले में पूछा कि वह कौन है। महिला ने अपना परिचय जियांग एंड ग्रुप के वाइस डायरेक्टर जियांग लैन के रूप में दिया और उसे अपना बिजनेस कार्ड सौंपा। सुमिंग ने कार्ड लिया, यह कहते हुए कि उसे नहीं लगता कि वह उसे जानता है। जियांग लैन ने उनकी टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया और दूसरों को सुनने के लिए पर्याप्त जोर से घोषणा की कि जियानगुन समूह की ओर से वह दिन के लिए अपने सभी खर्चों को कवर करेगी। फिर उसने उससे कहा कि उसे उम्मीद है कि वह उस पर एक एहसान कर सकता है। जब सुमिंग ने पूछा कि किस तरह का एहसान है, तो उसने एक अंगरक्षक को उसे एक फोटो दिखाने का निर्देश दिया। तस्वीर एक युवा मुस्कुराती हुई लड़की की थी, जिसकी आंखें छिपी हुई थीं, जो सफेद फूलों से घिरी हुई थीं। जेंगलान ने समझाया कि लड़की उसकी छोटी बहन झेंग युनकिंग थी, जो उसके स्कूल में भी पढ़ती थी और अभी अभी जागृत हुई थी। उसने खुलासा किया कि उसने पहले ही उसकी जागृति की जांच कर ली थी और उसकी 10 स्टार प्रतिभा के बारे में जानती थी। उसने तर्क दिया कि उसकी शक्ति के साथ नौसिखिया कालकोठरी उसके लिए कोई चुनौती नहीं होगी। उसने उसे याद दिलाया कि केवल नया जागृत प्रवेश कर सकता है, और फिर उसने अपना अनुरोध किया। वह चाहती थी कि वह उसकी बहन के साथ मिलकर उसकी रक्षा करे, ताकि वह सुरक्षित रूप से परीक्षण पूरा कर सके। एक पल के बाद सुमिंग ने यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही वह चला गया, जियांगलान सदमे में रह गया। वह उसके पीछे चिल्लाई, अगर वह सहमत होगा तो उसे स्टोर में किसी भी हथियार की पेशकश की, लेकिन उनके प्रस्ताव को खामोशी के साथ पूरा किया गया। गुस्से में उसने मन ही मन सोचा कि कैसे एक टूटा हुआ छात्र जो अभी अभी भाग्यशाली हुआ है, उसे मना करने का अधिकार हो सकता है। जैसे ही जियांग लैन गुस्से में थी, सुमिंग रुक गई। शांत भाव से वह पीछे मुड़ा और कहा, क्या ऐसा है? फिर उसने स्टोर में सबसे महंगे हथियार की ओर इशारा किया और घोषणा की कि वह अत्याचारी के ठंड ब्लेड 1 लाख आगमन सिक्कों की नकली तलवार ले जाएगा। जिंगलान क्रोधित था, यह मानते हुए कि वह जानबूझकर उसे जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहा था। उसने उस पर चीजों को मुश्किल बनाने का आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या वह वास्तव में सोचता है कि उसकी स्थिति का कोई व्यक्ति 1 लाख सिक्कों के लायक है। मिंग ने बस उसे याद दिलाया कि उसने उसे किसी भी हथियार की पेशकश की थी। उसने उससे कहा कि अगर वह पालन करने के लिए तैयार नहीं है तो सौदा बंद हो गया था। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने फिर उसे सलाह का एक टुकड़ा दिया। उसे अपनी बहन को यह बताने के लिए कहा कि उसे अपने सभी प्रयासों के साथ तैयारी करनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि ऐसी चीजें हैं जो धन नहीं खरीद सकता है। आश्चर्यजनक रूप से जियांग लैन का गुस्सा फीका पड़ गया, उसकी जगह एक दिलचस्प मुस्कान ने ले ली। उसने सुमिंग को दिलचस्प पाया और खुद को स्वीकार किया कि उसने आगे बढ़ गया था। वह मुड़ी और अपने अंगरक्षकों के साथ चली गई। दर्शक दंग रह गए, इस बारे में फुसफुसाते हुए कि कैसे उस छात्र ने जियांग के एक समूह के शक्तिशाली लोगों की भूमिका निभाई थी। जैसे ही वे गए, जूमिंग का फोन एक आने वाले संदेश से गूंज उठा। उसने देखा कि यह रेन जियामेन से था। संदेश बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था। उसने पूछा कि क्या वह हमेशा उसे पसंद करता है। उसने दावा किया कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ है और उसे अकादमिक भवन की छत पर मिलने के लिए कहा। उस रात सुमिंग ने ठंडे मनोरंजन के साथ नोट किया कि भले ही वह गॉड स्लेयर के रूप में नहीं जागे थे, लेकिन रेनकसिया ओमन की जोड़ तोड़ की रणनीति नहीं बदली थी। प्रतिशोध के लिए अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हुए उसने एक सरल संदेश के साथ उत्तर दिया, उससे मिलने के लिए सहमत हुए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा आपको कौन सा लगा।